वो कहते हैं ना कि विकल्प बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, मैं चंदन कुमार, फैकल्टी ऑफ IIFL, मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ एक स्टूडेंट जिनका नाम है रोहिणी पोटे, और जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही CSIR नेट को बहुत ही अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। तो वो अभी बताएंगे आपको अपने बारे में। तो रोहिणी, प्लीज बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहिणी पोटे है और मैं हिंगनघाट महाराष्ट्र से हूँ। मेरा BSc हुआ है शिवाजी साइंस कॉलेज नागपुर से और MSc मैंने किया है अभेदा इनामदार सीनियर कॉलेज पुणे से, और अभी मेरा CSIR नेट क्वालिफाई हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 127। ओके, तो रोहिणी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके इस उपलब्धि के लिए। और दूसरी चीज ये कि आपने CSIR नेट को तो इतने अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वो सारे आपके दोस्त जूनियर जो कि अभी CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके दिमाग में ये कैसे आएगा कि CSIR नेट का एग्जाम जो है उसका प्रिपरेशन या CSIR नेट को क्रैक करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और साथ ही आपके दिमाग में ये कैसे आया कि CSIR नेट का जो प्रिपरेशन करना है वो आपकी लाइफ के लिए ये डिसीजन बेस्ट डिसीजन है और आपको CSIR नेट का एग्जाम क्रैक करना है? मुझे मैथमेटिक्स में बचपन से ही इंटरेस्ट था और सब्जेक्ट में इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे ऐसा था कि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कुछ करना है, जो हाईएस्ट डिग्री है या फिर हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो अचीव करना है, ऐसा मेरा था सेट। फिर मैंने BSc किया और MSc किया और उसके बाद इंटरेस्ट बरकरार रहा, तो मैंने सोचा कि अभी जब इंटरेस्ट है और मेरे पापा टीचर है तो मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स और टीचिंग का बेस्ट अगर कॉम्बो है तो वो है प्रोफेसर। तो इसलिए और इस प्रोफेसर बनने के लिए जो जरूरी चीज है वो है CSIR नेट, इसलिए फिर मैंने CSIR नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और जो भी लोग हैं जो BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, आई थिंक उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए, वो उनको डिसाइड करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर वो BSc में 4 सब्जेक्ट जो जितने भी हो, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता ही है जो फेवरेट बन जाता है, जिसको करते करते हम थकते नहीं है और जिसमें हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है या फिर हमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो उस सब्जेक्ट को उन्होंने मास्टर्स भी लेते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है, रेयरली अगर ऐसा हो सकता है कि किसी ने नहीं किया हो, अदरवाइज जो मास्टर्स हम सब्जेक्ट में करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट है, इसीलिए हम उसमें मास्टर्स करते हैं। और अब अगर आप मास्टर्स के बाद भी आपका इंटरेस्ट है और आपको लग रहा है कि हाँ यही सही है, तो तब आपको जरूर CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इससे आप बहुत अच्छा कुछ अचीव भी कर लेंगे और आप जो करना चाहते थे वही, अगर आपका सब्जेक्ट में आप जो बेहतर करना चाहते थे वो कर सकते हैं। मतलब रोहिणी, आपका कुल मिलाकर एसेंस जो है वो ये है कि अगर किसी का किस सब्जेक्ट में पैशन कुछ बढ़िया सा है, वो मतलब बहुत ही क्यूरियस है सब्जेक्ट को लेकर, पैशनेट है उसको लेकर, तो अगर उसी में आगे जाना चाहता है, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो सब्जेक्ट को परस्यू करे और उसको लेके आगे बढ़ने का बेस्ट वे है कि आप CSIR नेट का एग्जाम क्रैक करें, असिस्टेंट प्रोफेसर बने या रिसर्च में जाए, इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। ओके, तो रोहिणी, आपने तो अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, और जो हमारे जूनियर्स या आपके जो जूनियर्स हैं उनको पता चले कि भाई कैसे CSIR नेट के लिए ही हमें प्रिपरेशन करना है, वो बात आपने सामने रख दी। अब किसी के दिमाग में आता है कि चलो प्रिपरेशन तो करनी है, उसका आइडेंटिफाई हो गया कि उसे CSIR नेट का ही प्रिपरेशन करना है। अब अभी के टाइम में तो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, कई मोड अवेलेबल हैं। तो बच्चे को कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाहिए और ताकि उसका प्रिपरेशन का जर्नी जो है थोड़ा बेहतर हो जाए, आसान हो जाए? आई थिंक ऑफलाइन इज द बेस्ट, क्योंकि ऑफलाइन में फर्स्ट थिंग जो हमारे डाउट्स होते हैं ऑनलाइन में हम पूछने में हमें इतना कॉन्फिडेंस होता नहीं, हम सोचते हैं पता नहीं कौन क्या सोचेगा। लेकिन ऑफलाइन में जैसे आते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें जो भी डाउट है, हमारे जो भी प्रॉब्लम है, हम डायरेक्टली सर से पूछ सकते हैं, या फिर अगर हम कई बार होता है कि हम नहीं बोल पाए तो टीचर्स भी हमारे एक्सप्रेशन से जज कर लेते हैं और फिर वो ही हमें पूछते हैं कि क्या है, तब तो हम बोल ही देते हैं। और ऑफलाइन में इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता चलता है, और भी बहुत सी चीजें हैं ऑफलाइन में जो ऑनलाइन से अलग है। ऑफलाइन में आप सब्जेक्ट में जो भी डिस्कस करते हैं उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। अगर आप ऑनलाइन में हो तो आप अकेले पढ़ते हो तो आपका उतना अच्छे से हो नहीं पाता जितना कि ऑफलाइन में बहुत अच्छे से होता है। मतलब यही है कि आप यहाँ पे इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो एसेंस है ऑफलाइन का वो है कि सेम प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, एक बेहतर माहौल क्रिएट होता है, एक दूसरे से आगे जाने का एक कंपटीशन होता है। और डाउट वाले में है कि फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन है तो डाउट बचेगा कैसे, वो ऑब्वियसली क्लियर होगा। तो ठीक है रोहिणी, तो आपने मोड के बारे में तो कहा कि चलो ऑफलाइन मोड इज द बेस्ट मोड टू प्रिपेयर CSIR नेट एग्जामिनेशन,
अब ये है कि रोहिणी अगर कोई ऑफलाइन में जाके पढ़ना चाहे तो किसी बच्चे का हो सकता है कि जहां वो पढ़ना चाहता है वो इंस्टीट्यूट उसके नजदीक हो, ऐसा हो सकता है कि वो हजारों किलोमीटर की दूरी पे हो, तो कई तरह के माइंड में प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि वहाँ ये प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आप कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट जो बच्चे के माइंड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आप ऑफलाइन कर रही हैं तो शायद आपने ऑफलाइन ही प्रिपरेशन करा हो, तो फिर आपके दिमाग में जो पॉइंट्स आए होंगे, तो आखिर क्या वो पॉइंट्स हैं कि अगर वो सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ऑफलाइन का जो जर्नी है बच्चे के लिए बेहतर हो जाएगा। जब हम घर में रहते हैं, जब हम चीज बाहर निकलते नहीं, तब हम सोचते हैं कि क्या कितना प्रॉब्लम होगा, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, खाने का कैसा होगा, पता नहीं कोई दोस्त मिलेगा या नहीं, या कोई अच्छे से बात करने के लिए मिलेगा या नहीं। लेकिन हम अगर इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जिसके पास में हॉस्टल है, रहने के लिए ऑप्शन है, और अगर हॉस्टल में मेस अवेलेबल है तो ये सारी दिक्कत तो खत्म हो जाती है। और रही बात की लोनलीनेस, घर से अगर फील कर रहे हैं या घर वालों की याद आ रही है, तो अगर हम पढ़ने बैठ जाए और स्केड्यूल हमारा इतना टाइट हो जाता है और फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं कि हम जब पढ़ते भी है तो डिस्कशन थे, तो बोर होने का कोई चांस नहीं होता और आपको दूसरी चीजों के बारे में सोचने को टाइम ही नहीं मिलता है। आप सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि आपको दूसरा कुछ करने के लिए या लोनलीनेस मतलब जो सेम टारगेट को लेकर प्रिपरेशन करने वाले लोग जब साथ में तैयारी करते हैं, जैसे कोई रिलीजन होता है तो प्रिपरेशन ही उनका रिलीजन बन जाता है। हाँ, उसी में वो पूरा इन्वॉल्व होकर एक दूसरे के साथ मतलब उस जर्नी को एंजॉय करते हुए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ऐसा नेट का ही प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, वो मोड सेलेक्ट हो गया, इवन आपने जिन प्रॉब्लम को बताया अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बच्चा प्रिपरेशन आगे स्टार्ट भी कर सकता है। तो देन उसके बाद आपकी तरफ से कोई एक बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान बता सकते हैं क्या कि बच्चे की स्ट्रैटेजी क्या रही थ्रू आउट 6 मंथ प्रिपरेशन करने की? अगर हम ऑफलाइन क्लास में आ भी जाते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट होती है कि हम डेली क्लासेस करें, चाहे जितनी भी नींद आए या चाहे कोई भी प्रॉब्लम, हम डेली क्लास को करें। सिर्फ क्लास अटेंड करने से भी नहीं होगा, हमें उसकी रिवीजन जो है वो तभी कर लेनी चाहिए। रिवाइज तो कर लिया, लेकिन जब हम एंडिंग में देखेंगे सब्जेक्ट को तो हमारा बहुत सारा मटेरियल होता है, तो उससे बेटर है कि हम उसी दिन का अगर शॉर्ट नोट्स बना के रख ले उसी सब्जेक्ट का जो हो रहा है, और उस शॉर्ट नोट्स को अगर हम डेली बेसिस पर रीड करें तो हम चीजें भूलते नहीं है। और रीड तो कर लिया, ये सब तो हो गया, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अगर मैथमेटिक्स अगर है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है तो हमें एंड ऑफ द डे सॉल्व तो हमें क्वेश्चंस ही करने हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो उस दिन का अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, लेकिन इसका सोल्यूशन अगर आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे या फिर उसका थ्योरी है वो अगर आप डिस्कस करते करोगे, जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन बहुत करते थे, डेली करते थे, इनफैक्ट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनका तो डेली ही होता था, और जो सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं है या फिर लीनियर अलजेब्रा जैसा सब्जेक्ट है तो उसको हम क्या करते थे, हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेते थे जितना भी डेली हुआ। तो ये रिविजन करना हो गया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, और आपका कंसेप्ट भी अगर थ्योरी डिस्कशन से, थ्योरी क्लासेस अटेंड सब करने से अगर आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, तो फिर लास्ट चीज यही बचती है कि आप पढ़ाई तो हो गई, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना आ रहा है। हम एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमें सॉल्व तभी होंगे जब हम जितने बहुत पॉसिबल बार अगर टेस्ट दे, तो संडे टेस्ट जो होता है वो बहुत जरूरी है। संडे टेस्ट अगर हम रेगुलर बेस पे दे और वो अगर एग्जाम के पैटर्न में ही अगर हो तो हमें पता चल जाता है कि कैसे पेपर अटेंड करना है, कैसे नहीं करना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहे हैं, गलतियां कहाँ पे हो रही है, तो ये सब चीजें सारी ही जरूरी है। तो आप जो कह रहे हैं इसका एसेंस मैं ये मानूं क्या कि बच्चा अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो वो डे 1 से ही जो क्लासेस होती है पर डे बेसिस पे उसका रिवीजन करे, जो की पॉइंट्स है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाए, जो टॉपिक वाइज टेस्ट या वीकली टेस्ट या जिस तरीके से भी टेस्ट वगैरह होता है तो उसके लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर उस टेस्ट को भी जिस तरह से क्लास रेगुलर बेसिस पे बच्चा कर रहा है टेस्ट भी उसी रेगुलर बेसिस पे दे, तो फिर वो फर्दर ओवरऑल एक बेहतर रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो स्ट्रेटेजी रहा, बच्चे इसे फॉलो करेंगे, डेफिनेटली उनको हेल्प होगा। तो रोहिणी, आप अपनी तरफ से कोई सक्सेस मंत्रा बच्चों को देना चाहें कि भाई ये एक जो चीज है ना कि इसको तुम लेकर चलो तो सक्सेस तुमको डेफिनेटली मिलने वाली है एग्जाम के प्रिपरेशन में, और उसके बाद फिर अगर हम खुद को ऑप्शंस देना बंद करें तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आप किसी दिन ऐसा लग रहा है कि नहीं एक दिन पढ़ाई नहीं की तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, तो तब आपको यही सोचना है कि अगर मेरा 6 मंथ्स बाद एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या मुझे चलेगा। अगर आपका आंसर यस है तो फिर ठीक है,
आपको जो दूसरा करने का मन है वो करे। लेकिन अगर आपका आंसर नो है कि नहीं मुझे 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना ही है, तब उस केस में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, आपको पढ़ना है। और जैसे आप अगर ये डेली बेसिस पर करते हो तो फिर आपकी वो आदत रूटीन बन जाती है। जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे उस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। और जितना आप ज्यादा पढ़ते हो, सब्जेक्ट होता इंटरेस्टिंग इतना है, फिर हमारे खुद की क्यूरियोसिटी बन जाती है और हम खुद ही ऑफ नहीं लेते। और अगर ये हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो एंड तो अच्छा ही होता है और रिजल्ट तो आता ही है। ओके, तो रोहिणी का कहना है सक्सेस मंत्रा के तौर पे कि कंसिस्टेंसी और आपका टारगेट जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए। जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है आपका, उसमें ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए बी सी डी सब एक ही है कि भाई आपको इस बार सीएसआई नेट क्वालिफाई करना है और जो एक कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना है। तो रोहिणी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एग्जाम को क्वालिफाई करा। अब बस ये है कि इस जर्नी में, इस सक्सेस में आईएफएस का क्या योगदान रहा, आप ही हमारे बच्चों को बताएं। जब मैं आईएफएस में आने से पहले मुझे लगता था कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है और मुझसे तो नहीं होगा इतना बड़ा क्वालिफाइड एग्जाम। लेकिन जैसे आईएफएस में आई, डे 1 में मुझे e⁻z का एक्सपेंशन भी नहीं आता था। लेकिन जैसे ही आई और फिर मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, बस मैं उस दिन को जीती थी। जैसे जो भी क्लास में हो रहा है मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और मुझे समझ आने लगा। और जैसे ही समझ में आता है अपने आप इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फैकल्टी यहाँ की इतनी फ्रेंडली है, तो आज तक मैं कभी भी डाउट कभी पूछती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आती फैकल्टी इतनी फ्रेंडली है कि वो एक्सप्रेशन से समझ जाती कि क्या। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बात करना स्टार्ट किया कि आपको ये समझ में आया नहीं आया, और फिर मैं भी बताने लगी कि हाँ ये समझा है नहीं समझा है। क्लास में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको रिप्लाई करने लगी, तो उससे फर्स्ट थिंग कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरा, अगर मेरा आंसर सही है तो ओके वेल एंड गुड, लेकिन उस पर आंसर अगर सही भी है तब भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना हमेशा कि हाँ मेरा सही है, तो वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और अगर गलत भी है तो फैकल्टी यहाँ की ऐसी है कि मुझे स्टेप लेके आंसर तक पहुंचा देती थी। ऐसा नहीं होता था कि डायरेक्टली आंसर बता दिया। तो उससे जो है रिसर्च एक बोल सकते कि अप्रोच धीरे धीरे डेवलप होता है और इसी से क्वेश्चन को टैकल करने का हम तरीका भी सीखते हैं। और कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो मैं बोलूंगी कि अगर आईएफएस में नहीं आती तो पता नहीं हो भी पाता है या नहीं। टीचर्स ने बहुत हेल्प की है और एग्जाम जो क्वालिफाई हुआ है तो आईएफएस की वजह से ही हुआ है, नो डाउट। ओके, तो थैंक यू रोहिणी अपना समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये है रोहिणी जिन्होंने कि सीएसआई नेट को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। इनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इनके बहुत अच्छे रैंक के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉडकास्ट आईएफएस का। तो दोस्तों, इसी तरह की इंस्पिरेशनल जर्नी के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे और इसी तरह की कहानियां लेकर आते रहेंगे और बच्चों से आपको हम मिलवाते रहेंगे। तो बच्चों, आने वाले 12 दिसंबर से हमारी ऑफलाइन क्लासेस फिर से एक बार स्टार्ट हो रही है, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल देर नहीं करना है और उनको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां बहुत ही बेसिक डिटेल्स आपको डालने हैं। बाकी हमारे एजुकेशन काउंसलर आपके एडमिशन प्रोसीजर को बहुत ही आसान बना देंगे और फिर हम 12 दिसंबर से जुड़ रहे होंगे अपने प्रिपरेशन की जर्नी को रोहिणी की तरह स्टार्ट करके और सक्सेस तक ले जा रहे होंगे। थैंक यू।